नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेडअप पर जाकर के आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप पर बहुत सारे कोर्स उपलब्ध हैं, लाइव कोर्सेज भी हैं, क्रैश कोर्सेज भी हैं और अलग अलग स्टेट की परीक्षाओं के कोर्स भी हैं। चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो बीपीपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो या जेपीएससी हो। अगर आप लोग लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहले सूचना है कोरोना की। कोरोना से सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। लिखा हुआ है जानलेवा हुई दूसरी लहर, टूटे सभी रिकॉर्ड। 5 राज्यों में 65% सक्रिय मरीज। यूपी में हालत गंभीर हो गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लगातार तीसरे दिन देश में 2 लाख से अधिक नए मामले मिले हैं। अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अब महाराष्ट्र के अलावा यूपी बना सबसे गंभीर राज्य और इसके बाद में फिर दिल्ली का स्थान आता है। लिखा हुआ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि पिछले एक दिन में 2,34,692 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। वहीं एक दिन में 1341 लोगों की मौत भी हो गई है। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा जो मौतें हैं वो 17 सितंबर को दर्ज की गई थी, तब 1194 लोगों की मौत हुई। जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा संक्रमण है उनके नाम है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर 65% से ज्यादा सक्रिय मरीज हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मौतें हैं वो उत्तर प्रदेश में एक दिन में 120 मौत हुई हैं। उत्तर प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शनिवार को कोरोना संक्रमण से एक दिन में सबसे ज्यादा 120 लोगों की मौत हो गई है। वहीं संक्रमण के नए 24 घंटे में 27,357 नए मामले आए हैं और अगर अब तक की बात की जाए तो 8,21,054 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो 1,40,74,564 मामले आ चुके हैं अब तक। इसी कोरोना की वजह से जो बहुत सारी परीक्षाओं का जो आयोजन होना था उनको स्थगित कर दिया गया है और इसलिए जो प्रयागराज, लखनऊ, बनारस से बहुत सारे जो छात्र हैं उनका पलायन हो रहा है। ज़्यादातर विद्यार्थी घर पहुंच गए हैं, कुछ विद्यार्थी अभी रह रहे हैं। हॉस्टल में जो विद्यार्थी रह रहे थे उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि हॉस्टल खाली कर दें और जो प्रयागराज के हॉस्टल हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, उनको अब कोविड सेंटर बनाया जाएगा। वहाँ पर विद्यार्थियों से खाली करवा करके वहाँ पर जो संक्रमित लोग हैं उनको रखा जाएगा। यहाँ पर लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल बनेंगे कोविड वार्ड, छात्रावास खाली कराने के लिए कह दिया गया है और हॉस्टल को कोविड वार्ड बना दिया जाएगा। लिखा है तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने सभी हॉस्टल्स को कोविड वार्ड बनाने का अहम फैसला लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तमाम हॉस्टल में रह रहे स्टूडेंट से तुरंत हॉस्टल खाली कराने की अपील की है और कहा कि वह अब अपने घर लौट जाएं, उनकी पढ़ाई ऑनलाइन मोड पर ही जारी रहेगी। इसी तरीके से लखनऊ में भी छात्रों से कह दिया गया है कि वो हॉस्टल खाली कर दें। यहाँ पर लिखा है एलयू ने छात्रों को हॉस्टल से वापस घर जाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को हॉस्टल से वापस जाने का निर्देश दिया है और कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से जारी हुआ है आदेश। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रावास में रह रहे छात्र छात्राओं को वापस अपने घर जाने को कहा है। छात्र छात्राओं से कहा है कि जब तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं हो जाती है तब तक वह अपने घरों से ही ऑनलाइन पढ़ाई करें। इसके बाद में अगली जो सूचनाएं हैं वो हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कल रिटायर्ड हो गए और अब जो नए कार्यवाहक चेयरमैन है वो बनाया गया है वरिष्ठ सदस्य रामजी मौर्य को, जिनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कि वरिष्ठतम सदस्य रामजी मौर्य को अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंप दिया गया है। और छात्रों के बीच में मिली जुली प्रतिक्रिया रही। ज्यादातर जो छात्र थे वो इनसे नाराज रहे। डॉक्टर प्रभात कुमार को अनिल यादव वर्जन 2 भी माना जाता है। जो जितने भी छात्र हैं वो इनको अनिल यादव का ही रूप मानते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बदलाव भी किए। भर्तियां तो इन्होंने जल्दी की बेशक की, लेकिन बहुत सारे विवाद भी ये छोड़ करके चले गए। इन्होंने जो बदलाव किए थे उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीछे 2018 से मुख्य परीक्षा में 2 पेपर के बजाय एक विषय को मुख्य परीक्षा का हिस्सा बनाया। इन्होंने जो बदलाव किए थे वो अचानक से किए थे। छात्रों ने ये कहा था कि जब भी बदलाव किए जाएँ तो विद्यार्थियों को
कम से कम 2 या 3 साल पहले बताया जाए, एक नोटिस जारी की जाए कि जैसे 2021 है तो ये कहा जाए कि 2022 या 23 से ये बदलाव जारी होंगे। जो इन्होंने बदलाव किए थे 2018 में वो अचानक किए थे, जिससे विद्यार्थी समझ नहीं पाए और जो विद्यार्थी हैं वो उसके अनुकूल नहीं हो पाए। हुआ ये कि इससे जो दूसरे राज्य के जो छात्र हैं उनका प्रवेश होने लगा और 2018 में ही बताया जाता है कि कम से कम आधे छात्र दूसरे राज्यों के प्रवेश कर गए और जो हिंदी भाषी और मानविकी के जो छात्र हैं उनका नुकसान होने लगा, चूँकि स्केलिंग को इन्होंने हटा दिया। फिलहाल देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बदलाव किया था, जिसकी लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। पीसीएस 2018 से मुख्य परीक्षा में 2 की बजाय एक विषय रखा गया। 2018 में इस समान अध्ययन के 2 ऑब्जेक्टिव पेपर के स्थान पर 4 सब्जेक्टिव पेपर रख दिए गए। पीसीएस 2018 में ही इंटरव्यू का अंक 200 से घटा करके 100 अंक कर दिया गया। पीसीएस 2019 से प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों की संख्या को 18 के बजाय 12 गुना या 13 गुना कर दिया गया। पीसीएस 2019 में मुख्य परीक्षा में 5 विषय अचानक से हटा दिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट को तैयार करने में कम से कम 2 से 3 साल लगता है और इन्होंने अचानक से हटा दिया उन विषयों को जो विषय विद्यार्थी ज़्यादातर रखते थे। रक्षा अध्ययन और समाजकार, अरबी, फारसी, कृषि, अभियांत्रिकी, इन विषयों को उठा दिया गया। विद्यार्थियों ने काफ़ी मांग रखी थी लेकिन मांग पूरी नहीं की गई। नीचे लिखा है कि पीसीएस 2019 के इंटरव्यू के लिए 3 गुना के बजाय 2 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया गया। समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा कराई गई। इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों को 2 पालियों में बुलाया गया। फॉर्म में गलत सूचना अगर कोई देगा तो उसके विरुद्ध सीधी कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो इन्होंने नहीं की, जिनको करना चाहिए। बताया जाता है कि जो सीबीआई जांच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की चल रही है, इन्होंने नहीं करवाई और सहयोग नहीं किया। यहाँ पर लिखा है कि जो कर सकते थे पर नहीं किया। आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति की जांच और कार्रवाई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगते हैं। छात्रों का कहना है कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने अकूत संपत्ति कमाई है और उनकी कमाई की जांच होनी चाहिए, जो इन्होंने यहाँ पर नहीं करवाई। लिखा पूर्व अध्यक्ष के गलत निर्णयों के आधार पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई भी नहीं की इन्होंने। सीबीआई, यूपी, एसटीएफ, सीबीसीआईडी का इन्होंने सहयोग भी नहीं किया। न्यायालय में लंबित याचिकाओं के निस्तारण के लिए न्यायालय से अपील। अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्यक्रम तय करना इन्होंने नहीं किया। हालांकि बुधवार को ये छात्रों से मिलने के लिए इन्होंने कहा था और कभी कभी ये मिलते भी थे, लेकिन विद्यार्थियों की इन्होंने एक भी बात मानी नहीं। विद्यार्थियों ने मिलकर के इनसे कहा था कि जो स्केलिंग है उसके बारे में स्पष्टीकरण दें, तो स्केलिंग के बारे में भी इन्होंने नहीं बताया। विद्यार्थियों ने जो रक्षा अध्ययन और समाज कार्य को शामिल करने के लिए जो बात कही थी वो भी इन्होंने नहीं मानी। बहुत सारी जो विद्यार्थियों ने अपनी मांगें रखी थी, इन्होंने कोई भी बात नहीं मानी। अतिरिक्त अवसर की भी बात की गई थी कि जब 2018 में पीसीएस में बदलाव किया गया था और ये कहा गया था कि अब अतिरिक्त अवसर दिया जाए, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इससे पहले वो अतिरिक्त अवसर दिया करता था जब कोई बदलाव होता था, लेकिन डॉक्टर प्रभात कुमार ने ये भी नहीं किया। यानी कि छात्रों की एक भी बात डॉक्टर प्रभात कुमार ने नहीं मानी। बस जो बुधवार को मिलने का कार्यक्रम था वो केवल हवाई कार्यक्रम था। नीचे लिखा है कि समयबद्ध परीक्षा के लिए गाइडलाइंस तैयार करना, किसी भी परीक्षा की प्रतीक्षा सूची जारी करना। इन्होंने वेटिंग लिस्ट के बारे में भी कहीं भी कोई चीज़ नहीं बनाई। और नीचे लिखा है कि इंटरव्यू में असफल अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग करके शासन से उचित नौकरी प्रदान करने की अनुशंसा। पीसीएस में जो विद्यार्थी साक्षात्कार दे चुके हैं उनको दूसरी नौकरी के लिए अनुशंसा करना अगर चाहते तो ये भी कर सकते थे। बस थोड़ा सा बदलाव इन्होंने ये किया है कि जो प्रभात कुमार के पहले 17,316 सिलेक्शन हुए थे और इनके कार्यकाल में यहाँ पर लिखा है कि 22,870 छात्रों का चयन हुआ है। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। आरओ एआरओ 2021 में 10,000 आवेदन त्रुटिपूर्ण है और इसकी जो सूची है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर डाल दी गई है। तो आप लोग जाइए और जाकर के अपना चेक कर लीजिए कि आपका सिग्नेचर या फ़ोटो ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो आप लोग 23 अप्रैल तक, यहाँ पर डेट लिखी हुई 23 अप्रैल तक उसमें संशोधन कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि आरओ एआरओ 2021 के लिए 5,59,156 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। इतने फॉर्म पड़े हैं। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो रेलवे भर्ती की है। रेलवे भर्ती आरआरबी एनटीपीसी की 7वें फेज की परीक्षा होना अभी शेष है और
रेलवे की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। ये भी नहीं कहा गया है कि ये परीक्षा स्थगित कर दी गई है, ये परीक्षा होगी नहीं, या ये परीक्षा कब से होगी, ये भी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि अभी तक जब भी पिछला फेज का जो प्रश्न पत्र था वो जब समाप्त होता था तो उसके पहले ही सूचना दे दिया जाती थी कि ये परीक्षा कब होगी, लेकिन इस बार सूचना नहीं दी जा रही है। विद्यार्थी ट्विटर पर मांग कर रहे हैं कि जो 7वें फेज की परीक्षा है आरआरबी एनटीपीसी की CBT 1 की, वो परीक्षा जल्द से जल्द करवाई जाए। जब चुनाव हो सकते हैं और भी कुछ परीक्षाएं हो रही हैं, एनडीए इत्यादि की वो परीक्षाएं हो सकती हैं, तो फिर रेलवे की इस भर्ती को लेट क्यों किया जा रहा है। 7वें फेज की जो तारीखें हैं वो जल्द से जल्द घोषित की जाएं। जब 7वें फेज की परीक्षा हो जाएगी उसके बाद में ही रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हो सकती है। लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के 7वें फेज की परीक्षा के नोटिफिकेशन में देरी होने से इसमें शामिल होने वाले करीब 15 लाख अभ्यर्थी परेशान हैं। छठे फेज की परीक्षा 8 अप्रैल को ही समाप्त हो चुकी है। अब 7वें फेज की नोटिफिकेशन और परीक्षा शेड्यूल का इंतजार है। कहा यह भी जा रहा है कोरोना संक्रमण के केस के कारण इसमें देरी हो रही है। हालांकि बोर्ड की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। वहीं अभ्यर्थियों ने अब सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन को लेकर के सवाल पूछने शुरू कर दिए। लिखा हुआ कि 7वें फेज की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ट्विटर पर शिकायत कर रहे हैं कि उनका कहना है कोरोना महामारी के बीच में चुनावी रैलियां हो सकती हैं, रोड शो हो सकते हैं, तो परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है। वहीं कई छात्रों ने पूछा कि अगर एसएससी की परीक्षा हो सकती है तो रेलवे परीक्षाएं आयोजित क्यों नहीं करा सकता है। तो और उसी क्रम में 19 मई को प्रस्तावित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। नई तारीख के बारे में फिलहाल अभी कुछ बताया नहीं गया है। वहीं सीबीएसई के बारे में भी लिखा है कि जो 10वीं की परीक्षा रद्द की गई है, पिछली बार की तरह ही लगता है कि इस बार भी विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि उम्मीद है कि सीबीएसई 2021 में 10वीं का जो परिणाम है वो इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट वर्क के आधार पर जारी करेगा। ऐसे में 10वीं में एक बार फिर से मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, टॉपर्स का नाम पता नहीं चलेगा। इसके बाद में कुछ भर्तियां निकली हुई हैं। लिखा कृषि शोध क्षेत्र में करें ऑनलाइन आवेदन, और लिखा कि एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS STO एवं नेट एग्जाम, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, 1000 रुपये का फॉर्म है, 500 का भी फॉर्म है। आरक्षित वर्ग के लिए अलग अलग आवेदन की लास्ट डेट है 25 अप्रैल, और वेबसाइट भी यहाँ पे लिखी हुई है asrb.org.in। 21 से लेकर के 27 जून के बीच में परीक्षा हो सकती है। वहीं पर परीक्षार्थियों ने CHSL परीक्षा रोकने की उठाई मांग। कभी तो विद्यार्थी ये कहते हैं कि कोरोना के काल में परीक्षाएं करवाई जाएं, कभी विद्यार्थी कहते हैं कि परीक्षाएं स्थगित हो जाएं। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लिखा है कि परीक्षा रोकने के लिए युवाओं ने ट्विटर पर चलाया अभियान। रेलवे भर्ती के लिए विद्यार्थी ट्विटर में ट्वीट कर रहे हैं कि ये परीक्षा जो है करवाई जाए, और एसएससी के लिए विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। लिखा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से चल रही कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठने लगी है। परीक्षा शुरू होने के बाद देश भर में कोरोना संक्रमण में तेजी से परीक्षार्थियों ने परीक्षा रोके जाने के लिए ट्विटर पर #पोस्टपोन SSC CHSL एवं #SSC CHSL पोस्टपोन शुरू किया है। परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर परीक्षा रोके जाने की मांग कर रहे हैं। कोरोना के तेजी से फैलाव को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों ने CBSE, ICSE एवं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। वर्तमान में देश भर में SSC CHSL की परीक्षाएं चल रही हैं। संक्रमण को देखते हुए परीक्षार्थियों ने SSC से CHSL परीक्षा को रोकने की मांग की है। और वैसे तो परीक्षाएं इस समय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन में विद्यार्थी आएंगे जाएंगे उसमें कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता रहता है। यहाँ पर लिखा कि एसएससी की ओर से CHSL परीक्षा 12 से लेकर के 27 अप्रैल के बीच में पूरी होनी है। 5 दिन की परीक्षा पूरी हो चुकी है और कुछ और परीक्षाएं बची हुई हैं। हालांकि फिलहाल इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, परीक्षाएं लगातार चल रही हैं। महिला सैन्य पुलिस परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली 25 अप्रैल को छावनी में होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 19 तक आवेदन का मौका है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नए शैक्षिक सत्र में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार शाम 7 बजे किए जा सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से 1 अप्रैल से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। आज एनडीए की परीक्षा भी होने जा रही है। लिखा एनडीए परीक्षा आज प्रवेश पत्र ही पास है। जब भी विद्यार्थी आएंगे जाएंगे, चूंकि अब प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा,
विद्यार्थी जो भी परीक्षा देने जाएंगे या आएंगे वो प्रवेश पत्र दिखा देंगे, उसी को पास माना जाएगा। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की जानकारी ये मिल रही है कि अगले 2-3 दिनों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है एक ज़रूरी नोटिस जारी करेगा और ये बताएगा कि जो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो अब कब होगी। यानी कि चर्चाएं हैं कि आवेदन की जो लास्ट डेट है वो फिर से 30 तारीख तक बढ़ाई जा सकती है, लगभग 9 या 10 दिन इसकी जो अंतिम तिथि है वो बढ़ाई जाएगी और सर्वर के बारे में, आवेदन के बारे में भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। फिलहाल आवेदन की समस्या जस की तस है। आवेदन करने में विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। आवेदन तो हो रहे हैं लेकिन वेबसाइट अच्छी तरीके से नहीं चल रही है। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अन्य खबरें भी हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। जवाहर नवोदय विद्यालय मेजा खास प्रयागराज में शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए 6वीं में प्रवेश हेतु 16 मई को होने वाली प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती की है। विद्यार्थियों ने कहा कि तीसरी काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो तब तक जारी न किया जाए जब तक उत्तर कुंजी का फैसला ना आ जाए। यहाँ पर लिखा हुआ कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए तीसरी सूची जारी करने के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के पिछले दिनों आए बयान को लेकर के भर्ती परेशान है। गलत प्रश्नों को लेकर के मुकदमा लड़ रहे अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि 9 फरवरी को हाईकोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था और उनका कहना है कि हाईकोर्ट से उत्तर कुंजी का रिजर्व ऑर्डर आने के बाद ही शिक्षक भर्ती की तीसरी लिस्ट जारी की जाए। इसके अलावा तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।